नंबर 10 वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें इससे पहले वाली वीडियो में या लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था बेसिकली वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, या उसकी डिस्कशन जो है वो हमने कंप्लीट की थी। अभी आज जो है उसी कह लीजिए कि लायबिलिटीज़ के चैप्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे या रखेंगे, और इसमें हम डिस्कस करना शुरू करेंगे अपने कुछ एग्जांपल्स या कुछ केसेस जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ सकते हैं। जैसा कि आपके साथ हमने लास्ट टाइम ये शेयर किया था कि हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में बैंक लोन भी हो सकता है, हमारे पास बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, नोट्स पेएबल हो सकते हैं, या हमने ये बात भी की थी कि कोई भी लायबिलिटी जो करंट लायबिलिटीज़ में लाई ना कर रही हो, यानी कि जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में थी। उसमें जो मेन हमारे पास जो केस कह लीजिए कि अंडर कंसिडरेशन आ सकता है, जिसकी कह लीजिए कि ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको हम लेकर चलते हैं जी। जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि बॉन्ड्स को एक कंपनी जो है वो इशू करके फंड रेज कर सकती है, और वो जो फंड्स होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि जो बॉन्ड्स को इशू किया जाता है तो इनसे फंड्स जो है वो बल्क्स की अमाउंट या हैवी मैग्नीट्यूड उनका होता है, वो फंड रेज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं कोई अपना नया प्लांट कंस्ट्रक्ट करना है, इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको लैंड रिक्वायर्ड होगी, आपको प्लांट की इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, मशीनरी रिक्वायर्ड है, तो सो ऑन आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। अब वो जो हैवी इन्वेस्टमेंट होती है वो नॉर्मली बिलियंस ऑफ रुपी या डॉलर्स में होती है। अब वो बिलियंस ऑफ रुपी, आपको पता है कि एक सिंगल इन्वेस्टर जो होता है वो फंड्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर कर भी सकता है तो नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर एक सिंगल बैंक आपको बिलियंस ऑफ रुपी या डॉलर प्रोवाइड कर देता है, फाइनेंस कर देता है, तो उस बिजनेस का सारा रिस्क जो है, सारा जो स्टेक है वो आप पे होता है। क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उस बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डिफॉल्ट हो जाती है, तो उसको लॉस होगा। तो बिजनेसेस डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, ताकि रिस्क उनका जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए, रिस्क उनका जो है वो मैनेज हो सके। तो इसलिए होता क्या है कि जब आपको हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, बिलियंस ऑफ रुपी रिक्वायर्ड है, एक सिंगल पार्टी या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, या एक या दो आपको वो बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते अमाउंट। रादर आपको क्या करना होता है, उस फंड को या उस अमाउंट को रेज तो करना है, तो आप क्या करते हैं, उसको पब्लिक के लिए ऑफर कर देते हैं। अब पब्लिक के लिए ऑफर करने का मतलब ये होता है कि उसको चाहे तो एक इंडिविजुअल भी बाय कर सकता है, चाहे तो कोई बैंक भी बाय कर सकता है, कोई भी इन्वेस्टर जो मार्केट में होता है वो उस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये दूं कि आपने 1000 बिलियन डॉलर इशू करना है, तो यह सिर्फ 1000 रुपये लगा ले, चलिए समझने में आसानी होगी। आप क्या करते हैं, इस 1000 रुपये के पीस ऑफ पेपर बना लेते हैं। हर पीस ऑफ पेपर को बॉन्ड का नेम दिया जाता है, और सपोज कर लीजिए कि हर पीस ऑफ पेपर पे आपने लिखा हुआ है, अज्यूम कर लें कि 10 का मतलब है कि अमाउंट कलेक्ट करनी है आपने कितनी, 1000। अब हर एक की पार वैल्यू अगर 10 है तो 1000 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब है कि 100 बॉन्ड्स इशू हो सकते हैं। अब ये जो 100 बॉन्ड्स हैं ये थ्रू बैंक्स पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे। अब उस पब्लिक में मैंने कहा इन्वेस्टर्स होते हैं, उन इन्वेस्टर्स में हो सकता है आप या मेरी तरह का कोई हाउस होल्ड हो, कोई कारपोरेशन हो, कोई बैंक हो, कोई सेविंग इंस्टीट्यूशन हो, कोई मुदारबा कंपनी हो, या कोई भी और फर्म जो इन्वेस्ट करना चाहती हो किसी भी इन्वेस्टेबल एक्टिविटी में जहां से उसको रिटर्न मिल सकता हो। तो सिंपली आपने ये कहा कि $1000 कलेक्ट करना है, और हर बॉन्ड की आपने पार वैल्यू डिसाइड की है जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है वो 10। तो 1000 का डिवाइड 10 पे किया तो आपने 100 बॉन्ड इशू कर दिए। और क्या होता है कि आप लॉट साइज भी डिसाइड कर लेते हैं। सपोज आपने कहा जी कि जो पर्सन भी मिनिमम बॉन्ड बाय करना चाहता है वो 5 बॉन्ड्स बाय करे, तो ये लॉट साइज डिसाइड हो गया है कि जो भी पर्सन मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहता है उसको 5 बॉन्ड्स परचेज करना होंगे। अब अगर एक बॉन्ड $10 का है तो 5 बॉन्ड्स बनेंगे 50 के। इट मीन्स इस कंपनी में जिसकी ये बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, जो भी पर्सन इस कंपनी के बॉन्ड्स को परचेज करना चाहता है उसको $50 रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये तो मैंने हल्का सा थोड़ा सा आपको वैसे ओवरव्यू दे दिया। अच्छा, बॉन्ड्स पे भी क्या होता है
कि इंटरेस्ट पे होता है और ये भी इंटरेस्ट फिक्स होता है। नॉर्मली जो बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट पे होता है वो सेमी एनुअल पे होता है, बट ये एनुअल भी हो सकता है, ये कह लीजिए कि मंथली भी हो सकता है या क्वार्टरली भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द कह लीजिए कि एग्रीमेंट, जो आपका इंडेंचर एग्रीमेंट होता है, जो बॉन्ड्स की टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें लिखी जाती है कि कितना उसका ड्यूरेशन है, उसकी मेच्योरिटी कितनी है, 20 ईयर्स है, 15 ईयर है, 10 ईयर्स है, समहाउ ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो नॉर्मल आपको इसका जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 10 to 15 ईयर्स मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 10, 15 या 20 ईयर्स। तो इंडेंचर एग्रीमेंट में इसका ड्यूरेशन मेंशन होता है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं कि कब इंटरेस्ट पे किया जाएगा और इसके अगेंस्ट बिजनेस को कोलेटरल कौन सा प्लेस करना पड़ता है, यानी कि गारंटी के तौर पर एसेट्स कौन से प्लेस करना होंगे। तो सो ऑन जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको इंडेंचर एग्रीमेंट में मिल सकती हैं। तो अब इसको जरा वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं चीज़ों को जी। ये एक कारपोरेशन यहाँ पे शो हो रही है, इसको चाहिए फंड्स। ये क्या करती है, एक सर्टिफिकेट, एक पीस ऑफ पेपर जिसको हम बॉन्ड का नाम देते हैं, जिसके ऊपर पार वैल्यू है, वो इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है। और वो जो ऑफर करती है वो सेलिंग प्राइस आपको पता है पार वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द मार्केटेबिलिटी कि इस फर्म की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, इस फर्म का मार्केट में कह लीजिए कि क्या स्टेटस है इन टर्म ऑफ क्रेडिबिलिटी, इन टर्म ऑफ रिटर्न पेमेंट। तो उस पर बेस करती हैं सारी चीज़ें कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये इस कंपनी के जब बॉन्ड्स को परचेज करेंगे तो उसका जो रिटर्न है ये इन्वेस्टर कैसे रेट करते हैं, जनरल मार्केट से ज़्यादा रेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या क्या करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इसकी बॉन्ड की जो सेलिंग प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो क्या डिसाइड होगी। सपोज कर लें ये कंपनी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न पे कर रही है, तो फिर मार्केट के ज़्यादातर इन्वेस्टर किस कंपनी के बॉन्ड परचेज करेंगे, डेफिनेटली इसी कंपनी के। तो फिर क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड की मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं पार वैल्यू से प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, अबव पार वैल्यू। तो उस केस में ये इन्वेस्टर जो है जब इस कंपनी के बॉन्ड परचेज करेंगे वो फिर प्रीमियम प्राइस पे परचेज करेंगे, यानी कि पार वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे। हमारे वाले केस में हमने अगर एग्जांपल $10 की ली है तो $10 से ज़्यादा प्राइस पे ये परचेज करने को ये इन्वेस्टर्स रेडी हो जाएंगे, विलिंग होंगे। क्यों, इसलिए कि ये कंपनी मार्केट से रिलेटिवली रिटर्न ज़्यादा पे कर रही है। इसी का ऑपोजिट केस देख लें कि मार्केट कंपेटिटर्स जनरली इस कंपनी से इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो, रिटर्न ज़्यादा पे कर रहे हो। अब डेफिनेटली इन इन्वेस्टर का, ये जो इन्वेस्टर्स है इनका इंटरेस्ट इस कंपनी के बॉन्ड्स को बाय करने में इतना नहीं होगा, रादर किस में होगा, जो मार्केट के बॉन्ड्स होंगे, जो कंपेटिटर्स के, जो और कंपनीज ऑफर कर रही हैं। तो जब ये वहां मूव करेंगे तो डिमांड वहां बढ़ जाएगी, इस कंपनी के बॉन्ड्स की डिमांड कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली फिर इस कंपनी के जो बॉन्ड्स हैं वो पार वैल्यू से भी बिलो प्राइस पे सेल होंगे, यानी कि डिस्काउंट प्राइस पे। तो बॉन्ड्स जो हैं ये आपके पार वैल्यू पे सेल भी हो सकते हैं, आपके डिस्काउंट प्राइस पे भी सेल हो सकते हैं और प्रीमियम प्राइस पे भी सेल हो सकते हैं। ये जो टर्म मैंने यूज़ की है कि बॉन्ड्स आपके पार वैल्यू, प्रीमियम या पार पे सेल होते हैं या डिस्काउंट पे सेल होते हैं, इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है अगर लिखा हुआ नजर आए 98 बॉन्ड्स के नाम के साथ आगे लिखा नजर आए 0.98 या 98 या 9, तो इसका मतलब होता है कि बॉन्ड डिस्काउंट प्राइस पे सेल हो रहे हैं। कितने डिस्काउंट है, 2%, कि 100% होती है पार वैल्यू। अब 98 का मतलब है कि 100 से 98 पे आ गए, यानी कि 2% डिस्काउंट पे हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर हम एग्जांपल ले लें $100 पार वैल्यू, तो 100 का 2% बनता है 2। इट मीन्स कि जब इस तरह का बॉन्ड जो 98 लिखा जाए और उसकी पार वैल्यू हो 100, तो उसको सेल करके कैश कितना मिलेगा, 98, 2 चल जाएगा डिस्काउंट में। डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है वैसे ही जैसे हम लॉस को डेबिट करते थे। तो खैर अभी आगे चलकर केसेस आएंगे तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे इसको कि बॉन्ड को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। अब इसी तरह अगर 103 लिखा हुआ नजर आए तो 103 का मतलब होता है कि बॉन्ड अपनी पार वैल्यू से हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, सेल हो रहा है, जिसे हम प्रीमियम प्राइस की बात करते हैं। तो इसका मतलब है 3% प्रीमियम। इसी 100 वाले बॉन्ड का हम ये कह सकते हैं कि 103 कैश मिलेगा, तो कैश डेबिट हो जाता है 103 से और प्रीमियम $3 से क्रेडिट हो जाता है, बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट हो जाता है और प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाता है 3 से। तो खैर मैंने सिर्फ यहाँ ये बताया कि अगर बॉन्ड्स के नेम के साथ
आपको 97, 98, 99 लिखा हुआ नजर आए तो उसके मीनिंग क्या है, और अगर 100 लिखा हुआ नजर आए तो उसके मीनिंग क्या है। 100 का मीनिंग होंगे कि पार वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, जितना बॉन्ड के फेस पे लिखा हुआ है, जितना बॉन्ड के कह लीजिए के ऊपर प्रिंटेड उसकी जो प्राइस है उसी पे सेल हो रहा है, उसे कहा जाता है पार वैल्यू। और अगर उस प्राइस से कम पे सेल हो तो उसे कहा जाता है डिस्काउंट, और वो 100 से कम पे लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल 99.5, 98.5 या 98, उसकी मीनिंग होता है कि डिस्काउंट पे सेल हो रहा है। अगर 98 है तो 2% डिस्काउंट है, और ये 2% पार वैल्यू का होता है, फेस वैल्यू का होता है। अच्छा, अब अगर यही 101 लिखा होता, दैट शोज के प्रीमियम प्राइस पे सेल हो रहा है। अब अगर 100 है तो 100 का 1% प्रीमियम प्राइस हो जाती, जो इसलिए $1 जो है प्रीमियम आपके पास आ जाता। तो सिंपली कारपोरेशन को हैवी अमाउंट्स रेज करना होती है, उसके लिए बॉन्ड इशू करते हैं, और वो बॉन्ड पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू पे इशू हो सकते हैं। किन को इशू किए जाते हैं? इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ मैंने एक बात तो बड़ी सिंपल कर दी कि इन्वेस्टर्स को इशू कर दिए जाते हैं। कैसे पता चले कि कौन से इन्वेस्टर्स परचेज करना चाहते हैं? सपोज आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, तो कोई इन्वेस्टर्स हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान में हो, तो कोई बलूचिस्तान में बैठे हुए हों, या पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेलिटीज पे जो है ये इन्वेस्टर्स इनके स्प्रेड होते हुए आपको नजर आए। अब ये चूंकि इन्वेस्टर्स आपके स्कैटर्ड है थ्रू आउट द पाकिस्तान, किस इन्वेस्टर का आपको पता चले कि उसके पास फंड्स फ्री हैं, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? इसलिए डायरेक्टली आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, आप मीन कारपोरेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता कि इन्वेस्टर्स को वो बॉन्ड्स ऑफर कर सके सेल के लिए। तो हमें बीच में एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का नेम भी दिया जाता है, जिसे हम कह लीजिए कि यहाँ पर अंडरराइटर का नेम भी देंगे। अंडरराइटर वो पर्सन होगा जो कारपोरेशन से बॉन्ड्स को इन्वेस्टर्स तक सेल करवाने में असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब जैसे बैंक्स होते हैं, आप एंग्रो की एग्जांपल ले लें। एंग्रो ने एंग्रो रुपए सर्टिफिकेट इशू किया था अंडर ग्रीन शू ऑप्शन, जब नॉर्थ अमेरिका और टोरंटो में ये ट्रेडिंग के लिए अपना हलाल चीज का बिजनेस एक्वायर कर रहे थे तब। तो क्या किया था, थ्रू बैंक्स इन्होंने वो एंग्रो रुपए सर्टिफिकेट इशू किया था। वो एंग्रो रुपए सर्टिफिकेट बॉन्ड्स ही थे ना, उसने अपना नाम रख लिया साथ एंग्रो, तो वो थ्रू बैंक सेल किए गए थे। एंग्रो ने हर घर, हर पर्सन को जाकर नहीं कहा था कि आप बॉन्ड परचेज करना चाहते हैं मेरा, रादर बैंक्स के थ्रू कॉल दी गई, इनविटेशन दी गई कि जो पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं बैंक के पास जाकर वो मेरे बॉन्ड्स परचेज कर ले। तो वो इन्वेस्टर बैंक के पास जाकर अब वो बॉन्ड्स परचेज करते और अमाउंट जो थी, फंड जो थे, वो कंपनी को ट्रांसफर हो जाते। सेम वहां पर जो बैंक्स है उनको हम अंडरराइटर का नेम दे सकते थे कि उन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की। दूसरी बात मैंने यहाँ पर यह की कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं ये बॉन्ड्स की रेगुलरली पेमेंट होती रहती हैं। जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू होती है वैसी पार वैल्यू है उसकी। अगर 7% है, 8% है, 9% है, whatsoever the interest rate is, you have to multiply that interest rate with the par value, that will give you the interest amount. Or once you have calculated the amount of interest, you can easily convert that amount into monthly or semi-annually or quarterly amount. It depends on your terms and condition of the agreement. तो वो अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिस अमाउंट की होगी। ये सिर्फ बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड्स के रेलेवेंट जो केसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी ये हम यहाँ पे एक टाइम लाइन शो करते हैं। इस टाइम लाइन में ये देखिए बॉन्ड इशू डेट है, जिस डेट को इशू होते हैं, और ये मेच्योरिटी डेट है। सपोज 20 ईयर्स है, अब इशू किया आज और यहाँ मेच्योर हो जाना है, तो ये जो बीच वाला अरसा है यहाँ पे आप मुसलसल क्या करते रहते हैं, इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। किनको? इन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इस कारपोरेशन से ये बॉन्ड्स क्या किए होते हैं, परचेज किए होते हैं। अच्छा, अब एडवांटेज ये वही वाले हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किए हुए थे जो डेट के थे। इसमें से मेन एडवांटेज का क्या मिल सकता है कि बॉन्ड्स की वजह से जो शेयर होल्डर्स का कंट्रोल है वो अफेक्ट नहीं होता, यानी कि जो वोटिंग राइट है वो डिस्टर्ब नहीं होता। सिंपली ये कि डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है, इक्विटी का प्रोपोर्शन, इसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स का राइट्स होता है वो अफेक्ट नहीं हो रहा होता है। ये आगे चलकर हमारा जो चैप्टर नंबर 11 और 12 है उसमें जाकर ये आपको पॉइंट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब वहां पे हम स्टॉक स्प्लिट, ट्रेजरी स्टॉक वगैरह कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, या बेसिक अर्निंग पर शेयर या कह लीजिए कि डायलूटेड अर्निंग पर शेयर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ मजीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
समहाउ जब आप बॉन्ड इशू करते हैं तो फंड्स तो रेज होते हैं, लेकिन जो स्टॉक होल्डर्स का या शेयर होल्डर्स का जो राइट होता है वोटिंग का, वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। और दूसरी बात, आपको पता है इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है जो बॉन्ड्स पे पे होना है, और उसकी वजह से आपका टैक्स सेव होता है, इसलिए इसको टैक्स डिडक्टिबल लिखा गया है। तो ये टैक्स शील्ड प्रोवाइड करता है आपको। और दूसरी बात, थर्ड बात ये है कि ये बॉन्ड से आपको फंड्स मिलने हैं, वो जो फंड्स मिलने हैं उनको आपने प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज में जो है वो इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली वहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। सपोज आपने बॉन्ड्स को रेस करके 20% रिटर्न ले लिया, और 12% अगर इंटरेस्ट रेट है तो 12% बॉन्ड्स को इंटरेस्ट पे कर दिया, 20% रिटर्न लिया था फंड रेज करके, 8% रिटर्न कहाँ जाएगा, वो इक्विटी बनेगा ना, ऑनर्स का रिटर्न बन जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑनर्स का जो रिटर्न है वो इससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन है कि अगर आपका रिटर्न रेट जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट से ज्यादा हो। डिसएडवांटेज जी, अब देख लिए, इसकी वजह से हम कहते हैं जी कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ज़रा ये बड़ी कह लीजिए कि अनप्लेजेंट फीलिंग होती है इंटरेस्ट पे करना, कि मैं किसी को जब पे कर रहा होता इंटरेस्ट, तो इसलिए वो कह रहा है कि डिसएडवांटेज है, तो इसकी वजह से ये आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि पावर वैल्यू मेच्योरिटी पे करना होती है आपको। अब जैसे डेट था, इक्विटी थी, इक्विटी पे आप पे कोई कह लीजिए कि कंडीशन इंपोज नहीं थी कि आपने जरूरी पे करना ही करना है हर ईयर में, या हर सेमी कह लीजिए कि या हर 6 मंथ के बाद पे करना हो। तो डिविडेंड तो जरूरी नहीं होता ना कि हर 6 मंथ के बाद पे करना, जबकि ये आपके लिए अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो आपको हर 6 मंथ के बाद पे करना पड़ेगा। और दूसरा, इसकी जो पावर वैल्यू है वो अगर आपने 20 साल के लिए बॉन्ड इशू किए थे तो 20 साल बाद आपको इसकी जो पावर वैल्यू पे करना होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये पावर वैल्यू पे ना करना पड़े। अनलाइक आप देखें इक्विटी में, इक्विटी जब तक बिजनेस एग्जिस्ट करता है उस वक्त तक वो शेयर्स आपके पास रहते हैं, तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ मेंशन किया गया है। अब अगर ये यहाँ पर जो उसका पहले वाले पॉइंट का जो एडवांटेज था उसी को हमने यहाँ पर डिसएडवांटेज भी लिखा हुआ है। ये तब होता है जब कंपनी सक्सेसफुली जो फंड्स बारो किए होते हैं बॉन्ड से उनको कहीं सक्सेसफुली इन्वेस्ट ना कर सके, यानी कि आपका जो रिटर्न है वो 12% से भी कम हो गया। मैंने एग्जांपल पहले दी थी कि आपने बॉन्ड को इन्वेस्ट किया और वहां से आपको 12% पे करना पड़ रहा है, और उससे जो फंड मिले उससे आपने ले लिया 20%, यानी कि बॉन्ड्स को इशू करके जो फंड्स आपको मिले हैं वो 20% है, और जो पे कर रहे हैं वो 12% है, तो रिमेनिंग जो स्प्रेड है 8% का वो आपका रिटर्न इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम केस कह रहे हैं, सपोज आपने पे करना है 12% इंटरेस्ट, लेकिन इन बॉन्ड्स को इशू करके जो आपको रिटर्न इस वक्त मिल रहा हो वो सपोज आपका 11% है, तो बॉन्ड को इशू करके जो रिटर्न मिलता है आपको वो है 11%, जो पे करते हैं वो है 12%। दैट शोज कि आपका ओवरऑल जो रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 1% आपका यहाँ पर डेफिसिट आ रहा है, जो आपको लॉस हो रहा है, वो आप कहाँ से पे करोगे, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से, जो बिजनेस के प्रॉफिट है वहां से पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इसका डिसएडवांटेज बन सकता है। इसकी बहुत टाइप्स हैं, यहाँ पर कुछ टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। सिक्योर्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके बैकअप पे कोई कोलैटरल, कोई गारंटी स्पेसिफाइड हो, पर्पस मेंशन हो। आप पब्लिक को बता देते हैं कि मैंने फंड्स जो बॉन्ड्स के थ्रू इशू करने हैं वो किस पर्पस के लिए इशू करने हैं, उनको यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, तो इसलिए उन बॉन्ड्स को कहते हैं सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड वो होते हैं जिसमें पर्पस आप मेंशन ना करें, जिसमें कोलैटरल मेंशन ना हो, कोलैटरल मीन गारंटी, सिक्योरिटी मेंशन ना हो कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट कौन सा एसेट यूज होगा। और दूसरी बात, जो बॉन्ड्स के फंड्स रेज होने हैं आप उनका पर्पस भी मेंशन ना करें कि वो फंड्स किस एक्टिविटी में एंगेज होने हैं। देखिए, अगर आप पर्पस बता दें तो इन्वेस्टर्स को पता चल जाता है कि वो पर्पस रिस्की है या रिस्की नहीं है, लेस रिस्की है या मोर रिस्की है। तो इन्वेस्टर की कैटेगरी होती है, कुछ रिस्क को अवर्स करते हैं, कुछ रिस्क को कह लीजिए कि टेक करते हैं, कुछ रिस्क टेकर होते हैं, कुछ रिस्क अवर्स होते हैं। तो इसलिए सिक्योर्ड में जिसमें पर्पस और कोलैटरल मेंशन हो, अनसिक्योर्ड जिसमें पर्पस उसका मेंशन ना हो। अनसिक्योर्ड को हम डिबेंचर्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है जी परपेचुअल बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड जिनकी लाइफ फॉर एवर हो। इसकी एग्जांपल आपको कंसोल बॉन्ड्स मिलते हैं। कंसोल बॉन्ड्स वो थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फाइनेंस करने के लिए इशू किए थे, तो इन पे रिटर्न क्या है, फॉर एवर।
जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस वक्त तक उनका रिटर्न जो है वो पे होता रहेगा। उन बॉन्ड्स का नाम क्या था? कंसोल बॉन्ड्स। तो परपेचुअल बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ इन्फिनिटी हो। फिर आ जाते हैं रजिस्टर्ड एंड बेयरर बॉन्ड्स। अच्छा, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स वो होते हैं, उससे पहले बेयरर बॉन्ड समझ ले। बेयरर बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड जो किसी पर्सन के नेम से स्पेसिफिकली अलॉट ना हुआ हो। तो ये बहुत ही रिस्की बॉन्ड होता है, यानी कि गिर गया, गुम गया, या आपको इसका कह लीजिए कि रिटर्न लेना भूल गया, कोई और ले आया आपके बिहाफ पे, तो वो रिटर्न उसी पर्सन का होगा। बेयरर मीन जिसके पास, जो पर्सन होल्ड करता है ऐसे बॉन्ड्स को, वही उसका ऑनर होता है। ये रिस्की होते हैं, अगर चोरी हो जाए तो इस पे फिर आपका क्लेम जो है वो नहीं होता। ये कैश ही है एक तरह से, कि जिसके पास कैश होता है वो उसी का है। जबकि रजिस्टर्ड बॉन्ड क्या होते हैं? एक पर्सन के नेम पे अलॉट कर दिए जाते हैं, रजिस्टर्ड कर दिए जाते हैं। जैसा कि कंप्यूटराइज सीरियल नंबर अलॉट हो जाता है, इस वाले केस में अगर बॉन्ड चोरी भी हो जाए तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपके नाम पे इशू होता है, आपके आईडी कार्ड नंबर वहाँ सारा मेंशन होता है। तो यहाँ पे आपका रिस्क कम होता है। कुछ स्टेट्स में ये जो बेरर बॉन्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है, जो कूपन की फॉर्म में होता है, ये बैन है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स का जो राइट है वो प्रोटेक्ट नहीं होता, रिस्क ज़्यादा इस पे एग्जिस्ट करता है। तो अच्छा, यहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया कूपन बॉन्ड। तो इसी तरह एक कूपन बॉन्ड होते हैं, एक जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जो इंटरेस्ट पे नहीं करते। वो बॉन्ड्स अपनी प्राइस से, पार वैल्यू से डीप डिस्काउंट प्राइस पे सेल होते हैं। कूपन बॉन्ड कौन से होंगे? जो इंटरेस्ट पे करेंगे। और जीरो कूपन बॉन्ड कौन से होंगे? जो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, यानी कि उस पर कूपन जीरो होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड्स जो शेयर्स में ट्रांसफर शिफ्ट किए जा सकते हैं, जो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हो एट द ऑप्शन ऑफ द बॉन्ड होल्डर्स। कन्वर्टेबल यानी कि ये बॉन्ड्स डेट से इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, कि जिस पर्सन ने ये बॉन्ड्स परचेज किए हों वो हो सकता है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जांपल, आप उसको ऑप्शन देते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट 10 years if you want to convert your bonds into shares you may convert it। तो ऐसे फिर बॉन्ड्स को कहा जाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और अगर ये कन्वर्ट ना हो सकते हो तो उन्हें कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसी तरह कॉलेबल। कॉलेबल का मतलब होता है कि अगर बॉन्ड्स एक कंपनी कॉल बैक कर सकती हो। एक कंपनी ने आज बॉन्ड इशू कर दिए 12% पे 20 ईयर्स के लिए, हो सकता है उस कंपनी की नीड फुलफिल हो जाए आफ्टर 12 ईयर्स। तो अगर कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो 8 या 9 ईयर्स के बाद कॉल बैक कर सकती है, अगर करना चाहे बॉन्ड्स को तो कॉल कर सकती है, नहीं कि कैंसिल कर सकती बुला के, और उस तक कॉल करके नए इशू कर दे। क्यों? कि कंपनी ने पहले इशू किए थे 12% इंटरेस्ट रेट पे, बाद में इंटरेस्ट रेट मार्केट का कम हो गया और वो सपोज है 8%, तो अब कंपनी का तो फिर लॉस हो रहा होगा, कॉस्ट ज्यादा बेयर करना पड़ेगी कंपनी को। तो अगर बॉन्ड्स ऐसे हो कि वो कंपनी खुद उन्हें कॉल बैक कर सकती हो, इधर टू कैंसिल देम, इधर टू री इशू द न्यू बॉन्ड्स, तो फिर उन्हें कहा जाता है कॉलेबल बॉन्ड्स। और अगर ये ऑप्शन ना रखी जाए बॉन्ड्स के साथ तो उन्हें कहा जाता है नॉन कॉलेबल बॉन्ड्स, यानी कि फिर वो मेच्योरिटी तक रहेंगे। इसी तरह एक और बॉन्ड की टाइप कहा जाता है रिडीमेबल। तो रिडीमेबल या इनरिडीमेबल ये दोनों टाइप्स हो सकती हैं। रिडीमेबल क्या है? जो इन्वेस्टर रिडीम कर सकता हो। जैसे कॉलेबल की ऑप्शन किसके पास थी कॉल करने की, कॉल बैक की? कंपनी के पास। अब अगर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन हो कि वो 5 ईयर के बाद 10 ईयर्स के बाद रिडीम करना चाहे, कंपनी को वापस करना चाहे बॉन्ड, तो कर सकता हो, तो उसे कहा जाता है रिडीमेबल बॉन्ड्स। इन्वेस्टर क्यों करना चाहेगा? हो सकता है कि इन्वेस्टर को इसका रिटर्न जो है वो रिलेटिवली लो फील हो, या इन्वेस्टर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, या इन्वेस्टर किसी एक्विटी फर्म में मूव करना चाहे, तो 100 और डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, तो उन्हें कहा जाता है रिडीमेबल बॉन्ड्स। तो हमारे पास बॉन्ड्स के रिडीमेबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और इनरिडीमेबल भी हो सकते हैं, कॉलेबल भी हो सकते हैं और नॉन कॉलेबल भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हमारे पास बॉन्ड्स की जो है वो मिलती हैं। ये पहले बात मैंने कर ली, यहाँ पर दोबारा यही वाली स्लाइड के थ्रू शो हो रही है कि बॉन्ड जब मार्केट में ट्रेड होते हैं तो वो उनकी प्राइस जो है वो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, या रिटर्न ऑफ द कंपनी, या फ्यूचर ऑफ द कंपनी,
कि कंपनी का फ्यूचर जो है मार्केट कैसे प्रेडिक्ट कर रही है। तो यहाँ पे बात की परसेंट ऑफ द पार वैल्यू, अगर ये वाला 100% है सपोज ये पार वैल्यू है, तो ये बिलो आ रहा है तो ये हो सकता है कि 97% हो। ये अगेन 100% से थोड़ा सा कम है, 99.5% हो सकता है। ये फिर कम हो गया, ये हो सकता है कि ये वाला 98% होता। ये इंक्रीज हो गया, मे बी इसको हम कह सकते हैं 105%। 105% का मतलब है कि ये क्या है, प्रीमियम, ये क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, तो सो ऑन। अगर हम इसको ग्राफिकली रेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर करना हो तो। जब ट्रेडिंग होती है आपको पता है प्राइस की कम। अंडर राइटर की बात पहले मैंने कर दी थी, वही बात यहाँ स्लाइड के थ्रू शो हो रही है कि कंपनी इन इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली बॉन्ड सेल नहीं कर सकती ड्यू टू, कह लीजिए कि नॉट हैविंग द नॉलेज और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कि किस इन्वेस्टर के पास आइडल फंड्स पड़े हुए हैं, कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है बॉन्ड्स में। तो क्या होता है, अंडर राइटर वो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं जो कि बॉन्ड्स को सेल करवाने में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर एक ट्रस्टी भी होता है जो इंश्योर करता है ये सारा प्रोसेस, ये कंपनी के बॉन्ड्स इन इन्वेस्टर तक इन पर्सन के थ्रू मूव कर जाए, तो कंपनी इनको देगी, ये आगे इन इन्वेस्टर्स को सेल करेंगे। लेकिन जो ट्रस्टी होता है फिर मॉनिटर करता है कि ये प्रोसेस फेयरली जो है ये मेंटेन हो रहा है या कैरी आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बात मैंने डिस्कस हो चुकी है दोबारा कि जो अबव मार्केट रेट से सेल हो तो प्रीमियम है, इक्वल टू मार्केट रेट हो तो पार वैल्यू है, बिलो मार्केट रेट हो तो डिस्काउंट प्राइस पे सेल होते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम इसके बाद इसकी जो है वो बॉन्ड्स की जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की ट्राई करते हैं। प्लीज ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ केस, ये आपके ब्रीफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो 10.3, 4, 5 सो ऑन ऐसे उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपके पास 10.7, 8, 9, 10 तक, वो भी इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो वैल्यूज चेंज हैं, बाकी प्रैक्टिस के तौर पर ये क्वेश्चन वही हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कंपनी है उसने बॉन्ड इशू किए हैं $8 लाख के, और उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है 9%, लाइफ क्या है 20 ईयर्स। तो ये 9% 8 लाख पे इंटरेस्ट पे होगा। और कब इशू किए हैं, जनवरी 1, 2002 को, और ड्यू कब होने हैं 20 ईयर्स में। ये इंफॉर्मेशन है जी। तो जब जनवरी 1, 2001, 2002 पे हम कह लीजिए कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहें इन बॉन्ड्स के इशू करने की, तो क्या होगी, डेफिनेटली आपने ये बॉन्ड इशू किए पार वैल्यू पे, तो 8 लाख के बॉन्ड इशू किए हैं तो कैश भी 8 लाख मिला है, तो कैश डेबिट हो जाता है $8 लाख से, और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट हो जाता है। जैसे अकाउंट पेएबल क्रेडिट होता है, नोट्स पेएबल क्रेडिट हुए थे, वैसे ही बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट हुए। मैकेनिज्म सारा वही है जो हम नोट्स पेएबल का पहले पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज के अंडर, उसी तरह से है। सिर्फ अब क्या हो रहा है, जहां जहां हम नोट पेएबल यूज कर रहे थे वहां वहां बॉन्ड्स पेएबल यूज हो रहा है। पहले लाइफ थी 1 साल, अब लाइफ 20 साल आ रही है, सिर्फ ये चेंज आ रहा है, बाकी सारा प्रोसेस वही है। इसलिए कोई नहीं है, सिर्फ बॉन्ड्स पेएबल जो है वो वर्ड रिप्लेस हुआ है विद नोट्स पेएबल। तो कैश डेबिट हुआ 8 लाख से और बॉन्ड्स हो गए विद, ये तो है इशू करने की ट्रांजैक्शन। अब इसी बॉन्ड को जो हमने पार प्राइस पे इशू किया है, पार वैल्यू पे इशू किया है, अगर इसकी हम कह लीजिए कि इंटरेस्ट की अमाउंट को रिकॉर्ड करना चाहें तो वो कैसे होगा, क्योंकि हमने मेंशन किया था कि 9% इंटरेस्ट रेट है, और 9% 8 लाख का लेते हैं तो बनता है 72,000। अब 72,000 एनुअल इंटरेस्ट रेट है, जबकि हमें क्या मेंशन कर रहा है 6 मंथ्स लेटर द फर्स्ट सेमी एनुअल, यानी कि सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे होता है। तो जून 30 को 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। इस केस में जनवरी 1 को बॉन्ड इशू हुआ है और फर्स्ट 6 मंथ कंप्लीट होते हैं जून 30 को, तो इसलिए फर्स्ट इंटरेस्ट की पेमेंट जून 30 को आपको रिकॉर्ड होती हुई नजर आ रही है। इसमें क्या है, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, चूंकि जिस डेट को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी डेट को यहाँ ये क्या हो रहा है, पे हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, जैसे पहले हम नोट्स पे करते थे वैसे ही यहाँ पर ये केस है। 36,000 कैसे कैलकुलेट हुआ कि 9% लिया 800,000 का, वो अमाउंट मिलती है आपको 72,000। अब 72,000 का आपने हाफ कर लिया, यानी कि 6/12 कर लिया या 1/2 कर लिया, तो आपको अमाउंट मिली 36,000। यह आपके पास 6 मंथ का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है। अब यही जो पार प्राइस के बॉन्ड इशू किया गया था, इसको अगर देखा जाए 20 ईयर्स तक
यही इंटरेस्ट की पेमेंट्स करता रहेगा जो यहाँ पे 36,000 है, यानी कि हर 6 मंथ के बाद ये 36,000 की इंटरेस्ट एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन डेबिट होती और कैश क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता टिल 20 ईयर्स। अब जब 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो कब हो रहे हैं, दिसंबर 31 2021 पे, कि 2002 से लेकर अगर देखा जाए जनवरी 1 2002 से 20 ईयर्स कंप्लीट होते हैं दिसंबर 31 2021 पे जाकर। तो वहां पर आपने इंटरेस्ट तो 31 को पे करना ही करना है, जो हम पहले बात की है, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट 36,000। लेकिन वहां पे आपको एक एडिशनल ट्रांजैक्शन भी करना होगी, वो क्या, कि यही जो बॉन्ड आपने शुरू में इशू किए थे, इनका कैश पे करना है 8 लाख रुपए। तो पहले ये बॉन्ड क्रेडिट हुए थे, अब जब पे कर दिया तो ये डेबिट हो जाएंगे। पे क्या किया, कैश, तो कैश अकाउंट आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाता। बॉन्ड्स पेएबल आपकी लायबिलिटी थी, और ये लायबिलिटी जब पे हुई तो डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्या होता है, डेबिट, और कैश पे कर दिया और ये एसेट था, तो डिक्रीज इन एसेट जो कि कैश है क्रेडिट हो जाता, तो कैश क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि आपकी बुक में से भी किया गया है, ब्रीफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.5। इसमें है जी, रेड एंड ब्लू कंपनी सोल्ड बॉन्ड्स एट 97। अब देखिए यहाँ पे 97 लिखा है, इसका मतलब है कि ये डिस्काउंट पे सेल हुए। पहले वाला जो केस अभी हम डिस्कस करके कंप्लीट किया है हमने, जिसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया है और इशू करने का भी, और उसको मैच्योरिटी डेट पे पे करने का भी ट्रांजैक्शन का हमने इफेक्ट देखा, वो था पार वैल्यू पे। अभी जो केस आया ये वाला डिस्काउंट प्राइस का है, कि जो रेड एंड ब्लू कंपनी ने सेल की है बॉन्ड्स, वो 97 पे सेल की है ऑन इंटरेस्ट पेमेंट डेट ऑफ 500,000। अब इंटरेस्ट पेमेंट डेट का मतलब है कि वो डेट कंप्लीट हो रही थी इंटरेस्ट पेमेंट डेट पे, तो इसलिए नेक्स्ट पेमेंट आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। आगे चलकर देखेंगे इसका क्या फर्क पड़ता है। खैर 5 लाख रुपए के आपने बॉन्ड इशू किए हैं और 3% डिस्काउंट पे, इट मींस 3% किसका, 5 लाख का, तो 3% ऑफ 5 लाख बिकम्स 15,000। इट मींस 15,000 कैश आपको रिसीव नहीं हुआ। यही जो अभी हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे, अगर यहाँ इस बॉन्ड को इशू करने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ती तो आपको कैश 5 लाख ना मिलता, रादर कैश 4,85,000 मिलता। क्यों, क्योंकि 15,000 डिस्काउंट में चला जाता। 3% ऑफ 5 लाख, 3% कैसे है कि 97 का मतलब है 100 में से 97 माइनस किया तो 3 बचता है, वो 3 डिस्काउंट है। तो ट्रांजैक्शन हो जाती कैश डेबिट 485,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड डेबिट 15,000, और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट विद 5 लाख। अगर कहता, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए कि अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का कहता तो ऐसे हो जाती है। आप पास करके ये ट्रांजैक्शन लिख भी सकते हैं अगर कोई लिखना चाहे, कि अगर वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये होती, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.8 जो है वो इसी तरह का ही है। Assuming the bonds will be retired in 10 years, ये लाइफ गिवन है इसकी मेच्योरिटी, एंड इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, बड़ा इजी कर दिया उसने कि एनुअल इंटरेस्ट पे हो रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश दैट विल बी रिसीव्ड एंड पेड बाय रेड एंड ब्लू इन द फर्स्ट ईयर। दो चीजें, पहली बात कि रेड एंड ब्लू कंपनी इन बॉन्ड को सेल करके कैश कितना रिसीव कर रही है, डेफिनेटली 5 लाख के बॉन्ड इशू करके 5 लाख तो रिसीव नहीं कर रही, बीच में से 3% डिस्काउंट में चला जाता, तो 4,85,000 जो है वो कैश रिसीव कर दी। तो पहला वाला पार्ट उसने कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश दैट विल बी रिसीव्ड, कितना कैश रिसीव होगा 485,000, एंड पेड बाय रेड एंड ब्लू इन द फर्स्ट ईयर, कि रेड एंड ब्लू ने फर्स्ट ईयर में कितना पे किया, और ये भी हम देखेंगे कि कैश कितना पे कर रहे हैं इंटरेस्ट का, as well as the interest expense that will be recognized in that year। दो चीजें, एक तो कैश कितना पे कर रहे हैं और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना लिखा जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। द बॉन्ड्स कैरी अ स्टेटेड इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया 5%, तो 5% किसका होगा, पार वैल्यू का। पार वैल्यू कितनी है, 5 लाख। प्लीज इसको मिक्सअप नहीं करना, कैश रिसीव जरूर हुआ है 485,000, लेकिन जो इंटरेस्ट पे होना होता है वो पार वैल्यू का पे होना होता है, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू या पार वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 लाख, तो 5 लाख का 5% इंटरेस्ट बनेगा जो कि 25,000 बनता है। अब इसी का यहाँ सोल्यूशन देखते हैं जी। सबसे पहली बात उसने की थी कि कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड बताइए कितना है, वो हमने कहा कि 5 लाख का 97% ले ले 485,000, ये उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। या दूसरा तरीकेकार क्या है, 5 लाख का 3% लिया 15,000 डिस्काउंट इसमें से माइनस किया 5 लाख में से, तो आपके पास आंसर आ जाता 4,85,000। सेकंड पार्ट इसका है जी, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर।
आपने कितना कैश पे किया, जितना इंटरेस्ट बनता है, कितने परसेंट इंटरेस्ट है 5%, अब 5% लेते 5 लाख का, तो ये बनता है 25,000। ये उसका है कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना होगा 25,000। ठीक है, यहां तक तो बहुत ही ईजी है, पहले भी आप यही काम करते हैं। ये जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहां से, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकग्नाइज्ड वाला, ये आपके लिए नई चीज है। एक बात माइंड में रखिएगा, डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, इन दोनों को जितनी बॉन्ड की लाइफ होती है उस लाइफ तक आप इसको क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते रहते हैं। हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर इससे पहले कंप्लीट किया, उसमें अमोर्टाइजेशन क्या था, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को स्प्रेड कर देते थे लाइफ पे। अब यहाँ पे डिस्काउंट की अमाउंट कितनी थी 15,000, के पार वैल्यू 5 लाख है, कैश कितना मिला 485, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है 15,000, ये डिस्काउंट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि इन डिस्काउंट का लिंक या रिलेशन इन बॉन्ड्स की लाइफ तक है, कि ये कॉस्ट तो है बॉन्ड्स की 15,000 जो है ये डिस्काउंट की कॉस्ट है, लेकिन ये कॉस्ट क्या एक साल में ही एक्सपेंस कर दी जाए, नहीं, रादर इसको जब तक लाइफ है बॉन्ड्स की उस वक्त तक स्प्रेड कर दिया जाए। जैसे हमने अमोर्टाइजेशन की बात की थी, गुडविल की 40 इयर्स, पेटेंट्स की 20 इयर्स, तो यहाँ पे बॉन्ड्स की जो केस में बात की जाए तो ये जो आपके पास डिस्काउंट की अमाउंट अगर इस वाले केस में देखा जाए तो उसको हमें एक मटेरियल अमाउंट फील होती है, 3% अमाउंट एक मटेरियल अमाउंट होती है, तो इसलिए ये अमाउंट जो है ये स्प्रेड होनी चाहिए ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर यही अमाउंट होती 0.05%, बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट होती, बड़ी कम अमाउंट होती, फिर वो बिजनेस चाहता तो उसको एक ही साल में एक्सपेंस आउट कर देता। तो खैर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेरा बताने का ये है कि जो भी डिस्काउंट की अमाउंट हो बॉन्ड्स को इशू करने में, या जो प्रीमियम की अमाउंट हो, उसे हम अमोर्टाइज कर देते हैं। अब इसके मीनिंग क्या बनते हैं, 15,000 अमाउंट है, उसको ये देखिए यहाँ मुझे मेरा पॉइंटर आ रहा है, 15,000 अमाउंट से डिस्काउंट, उसको 10 ईयर जो लाइफ है उस पर डिवाइड कर दिया, तो एक साल की अमोर्टाइजेशन की अमाउंट जो डिस्काउंट की बनती वो 1500 आ जाती, कि ये अमाउंट 10 ईयर्स की थी 15,000, एक साल की कितनी मिली 1500, तो अमोर्टाइजेशन जो डिस्काउंट की है वो एक साल की मिलती 1500। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, अगर डिस्काउंट को अमोर्टाइज करना हो तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ ऐड हो जाती है, और अगर प्रीमियम को अमोर्टाइज करना हो तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में से क्या हो जाती है, माइनस। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप वो इन्वेस्टर जिसने ये आपसे बॉन्ड परचेज किया होगा उसको कैश कम या ज्यादा पे करोगे। दोनों केसेस में, चाहे वो डिस्काउंट का केस हो चाहे वो प्रीमियम का केस हो, आपने इन्वेस्टर को वही कैश पे करना है जो आपका इंटरेस्ट परसेंटेज से कैलकुलेट होकर मिले। जैसा कि इस केस में 25,000 है। अब यहां मैं क्या कह रहा हूं कि अगर डिस्काउंट को अमोर्टाइज किया तो ऐड करना, देखिए प्लस किया गया है, तो पहले क्या किया, दो स्टेप होते हैं, अमाउंट फाइंड आउट कर ली अमोर्टाइजेशन की, अब अमाउंट फाइंड आउट की है एक साल की, क्यों, क्योंकि 25,000 जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ये भी एक साल की है। अगर ये 25,000 जो अमाउंट है ये एक साल की ना होती, अगर ये अमाउंट होती 6 मंथ की, तो मैं 1500 की बजाय 750 ले लेता, यानी कि जितने पीरियड का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उतने पीरियड का ही अमोर्टाइजेशन फैक्टर ले लें। अगर ये 3 मंथ्स की अमाउंट यहां ले लूं तो ये अमाउंट भी कितने मंथ्स की चाहिए, 3 मंथ्स की, यानी जब भी मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाऊंगा तो उतने मंथ्स का अमोर्टाइजेशन का फैक्टर उसके साथ ऐड या माइनस कर दूंगा। ऐड कब करूंगा, जब डिस्काउंट होगा, माइनस कब करूंगा, जब प्रीमियम को अमोर्टाइज करना हो। तो यहाँ पे चूंकि ये डिस्काउंट का केस था तो 1500 डिस्काउंट वाला है, तो ये ऐड किया 25,000, प्लीज ये कैश पे किया इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए, और ये 1500 अमोर्टाइजेशन, तो टोटल अमाउंट अब जो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस की लिखी जाएगी वो 26,500 रिपोर्ट होगी। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 25,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस एज इट इज लिख देते और 1500 लिख देते अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट 1500, मतलब चॉइस आपकी थी, और अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम माइनस कर देते इंटरेस्ट में से। बट अब यहाँ पे अलग अलग लिखने की बजाय इनकम स्टेटमेंट में एक सिंगल अमाउंट
इंटरेस्ट एक्सपेंस की लिखी जाएगी 26,500, ये जो टोटल है। मैं फिर रिपीट करूंगा जी। फर्स्ट काम होता है अमोर्टाइजेशन की अमाउंट फाइंड आउट कर लें, टोटल अमाउंट कितनी बनती है, डिस्काउंट की या प्रीमियम की। फिर उस अमाउंट को लाइफ पे डिवाइड कर दे, जितने लाइफ उसकी बॉन्ड की लाइफ है। 20 है तो 20 पे कर दे, 10 है तो 10 पे कर दे। और फिर उसके बाद देखें कि जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है वो 6 मंथ की है, 3 मंथ की है या 1 साल की है। अगर ये 3 मंथ्स की होती तो फिर 1 साल से मैं डिस्काउंट को कन्वर्ट कर लेता 3 मंथ्स में। वो आपको पता है कैसे किया जाता, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। और अगर 6 मंथ की होती तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। तो सिंपली जितने टाइम पीरियड की आपके पास ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट होती, उतने टाइम पीरियड का मैं यहाँ पर अमोर्टाइजेशन फैक्टर ले लेता। और लास्ट में ये बात मैंने की कि अगर डिस्काउंट को अमोर्टाइज कर रहे हो तो इंटरेस्ट में ऐड कर लेते हैं। और अगर यही यहाँ पर अमोर्टाइजेशन होती प्रीमियम की तो मैं 1500 माइनस कर देता इसमें से। ठीक है, तो 23,500 आया था उस केस में। तो खैर चूंकि डिस्काउंट का केस था तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। 3 रिक्वायरमेंट्स थी क्वेश्चन की। फर्स्ट कि कैश कितना रिसीव हुआ 485,000। सेकंड, इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा कैश में 25,000। थर्ड, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिपोर्ट होगा 26,500। ट्रांजैक्शन इसकी क्या रिकॉर्ड होती 485 की, वो मैंने पहले बता दी है। ठीक है, ये जो पहला केस अभी हम डिस्कस कर रहे थे या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसमें तो बॉन्ड इशू किया जा रहा था इंटरेस्ट डेट पे। अभी जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें ये जो बॉन्ड है ये इंटरेस्ट पेमेंट डेट के अलावा इशू हो रहा है। अब देखिए ये आपके पास टाइमलाइन है। पहले हमने अज्यूम किया था बॉन्ड कब इशू किया गया है जनवरी 1 को। अब हम जनवरी 1 को अज्यूम नहीं कर रहे हैं, रादर कब अज्यूम कर रहे हैं मार्च 1 को। ठीक है, अब मार्च 1 को देखा जाए कितने मंथ्स गुजर चुके हैं, फरवरी का एक कंप्लीट मंथ और जनवरी का कंप्लीट मंथ, यानी कि 2 मंथ्स गुजर गए। फिर हमने बॉन्ड इशू किए। कितने मंथ्स रहते हैं जून के एंड जून 30 तक 4 मंथ्स। इट मींस ये 4 मंथ्स का ये जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट जो है बिजनेस पे करेगा। अब चूंकि एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है कि हर 6 मंथ के बाद, और फर्स्ट वहां ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि 6 मंथ कौन कौन सी डेट पे पे होना है। जून 30 को 6 मंथ का इंटरेस्ट पे हो जाएगा और फिर दिसंबर 30 को, इसी तरह फिर जून 30 को। लेकिन आप पहले वाले टाइम पे देखें तो कंपनी ने ये बॉन्ड कितने मंथ्स यूज किए इस जून 30 तक, 4 मंथ्स तक। तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी को कितने मंथ्स का पे कर देना चाहिए 4 मंथ्स का। तो फिर कंपनी क्या करती है, चूंकि एग्रीमेंट में लिखा होता है जून 30 को 6 मंथ का पे किया जाएगा, तो कंपनीज जब बॉन्ड इशू करेंगी मार्च 1 को, ये जो प्रीवियस 2 मंथ्स होते हैं इनका इंटरेस्ट भी रिसीव कर लेती हैं इन्वेस्टर से। सपोज कर लें एक मंथ का इंटरेस्ट एक्सपेंस है $1, तो 6 मंथ का कितना बनता $6। अब मैं बॉन्ड का भी इशू कर रहा हूँ मार्च 1 को, तो मार्च 1 से लेकर जून तक कितने मंथ्स बनते 4 मंथ्स। तो कंपनी बेसिकली एक्चुअली बाउंड थी पे करने का 4 मंथ का इंटरेस्ट $4। लेकिन चूंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 6 मंथ का इंटरेस्ट पे किया जाएगा जून 30 को, तो कंपनी फिर मार्च 1 को क्या करती है, जितनी बॉन्ड की प्राइस होती है, सपोज वो बॉन्ड की प्राइस थी, सपोज कर ले $50, तो 50 के साथ $2 इसके भी रिसीव कर लेती है और कहती है कि मैं आपको ये $2 आपके वापस कर दूंगी जून 30 को। तो यहाँ पर सिर्फ एक ये नई चीज आ रही है। इसीलिए यहाँ पर आप देखें एरोस की हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो टाइम पीरियड होता है इसका इंटरेस्ट आपके लिए एक्रूड हो जाता है जब आप बॉन्ड को इशू करते हैं उसी टाइम से, क्योंकि आपने एडवांस ले लिया उनका इंटरेस्ट। और ये वो टाइम होता है कि जब तक ये टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक आपका ये इंटरेस्ट अक्रू नहीं होता। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो ये वही वाला केस जो हम बात कर रहे हैं कि आपका ये अक्रूड इंटरेस्ट है और ये अर्नड इंटरेस्ट है, यानी कि आपको ये पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपके सामने जी यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें है जी कि कंपनी ने अगर वही वाला केस कि अगर बॉन्ड इशू किए और जो पहले हम केस डिस्कस कर रहे थे 1500 जो है अक्रूड इंटरेस्ट का, ये अगर आपको समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ कैसे है जी। कि ये हमने केस डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले एक,
चले वो उसी से समझा देते जो आगे शो हो रहा है। ये जो यहाँ पे कह रहा है ना कि इशूइंग बॉन्ड बिटवीन इंटरेस्ट डेट्स, व्हाट डज द $1,500 इन एक्रूड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट द फॉर कैनेडियन टाइल। वो कहता है जी कि जो उन्होंने अप्रैल 1 को बॉन्ड इशू कर दिया, कितनी वर्थ के वो कह रहा है, वो यहाँ पे शो कर रहा है, देख लेते हैं जी, 1 मिलियन के शो कर रहा है कैसे, यस 1 लाख के। तो कहता है कि अगर 1 लाख के बॉन्ड इशू किए जाएं, कब, अप्रैल 1 को, जनवरी की बजाय कब इशू किए जा रहे हैं, अप्रैल 1 को इशू किए जा रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट कितना उसने बताया यहाँ पर हमें, इंटरेस्ट रेट बताया उसने 9%। अब 9% 1 लाख का ले वो बनता है 9,000, और आप बॉन्ड कब इशू कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं केस, बॉन्ड इशू कर रहे हैं March 1 को। प्लीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था वहां हमने बॉन्ड इशू किए थे January 1 को, जबकि यहाँ बॉन्ड कब इशू किए जा रहे हैं March 1 को। कीपिंग इन माइंड और अज्यूमिंग के इंटरेस्ट पेमेंट की जाएगी कब, June 30 को। तो इसलिए June 30 तक 6 मंथ को कंप्लीट करने के लिए हमें जो मार्च से पिछले मंथ है फरवरी और जनवरी, उनका भी इंटरेस्ट हमने रिसीव कर लिया एडवांस में। तो जब बॉन्ड इशू किए ये वाले, उसी वक्त हमने 2 मंथ्स का इंटरेस्ट भी रिसीव कर लिया कि आप ये बाद में पे कर देंगे जून पे जाकर। तो देखिए 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, कितनी अमाउंट के बॉन्ड लिखा हुआ है, और इंटरेस्ट रेट क्या था 9%। हमें कितने मंथ्स का एडवांस इंटरेस्ट रिसीव कर लेना है इन्वेस्टर से, 2 मंथ्स का। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 12 पे डिवाइड किया जा रहा है। ये 1500 अमाउंट है बेसिकली फरवरी और जनवरी के मंथ्स की। किस चीज की, इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कंपनी एडवांस रिसीव कर लेती है क्योंकि बॉन्ड अदर देन January 1 या June 30 की डेट के इशू किए जा रहे हैं। तो जब ऐसा केस होता है तो कंपनी फिर जितने मंथ्स का बीच में इंटरवल होता है, गैप होता है, उतने मंथ्स का इंटरेस्ट एडवांस रिसीव कर लेती है। अगर ये 3 मंथ्स का होता तो 3 का रिसीव कर लेती है एडवांस में। फाइन। अब यहाँ पे एक केस देखिए कि आपने 1500 तो ये रिसीव किया, दूसरा आपने ये बॉन्ड इशू किया 1 लाख का, एक ये कैश किया, तो टोटल कैश आपको एक तो ये मिलता है 1500 प्लस 1 लाख रुपए बॉन्ड के इशू करने का मिलता है। तो आप देख सकते हैं 1,01,500 डॉलर से आपका कैश डेबिट हो रहा है, जो कि आपको टोटल कैश ये रिसीव हो रहा है March 1 को। और जबकि आपके बॉन्ड्स की लायबिलिटी जो है ये पेएबल से ये क्रेडिट हो रही है कि ये आपके बॉन्ड्स हैं, ये आपने पे करने आपकी लायबिलिटी है, तो बॉन्ड्स पेएबल आपके क्रेडिट हो गए 1 लाख से। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होता है ना ये, इसलिए। और ये इंटरेस्ट पेएबल, चूंकि ये कैश आपने इसी इंटरेस्ट का रिसीव कर लिया है, तो कैश डेबिट इंटरेस्ट पे क्रेडिट होता नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, कितनी अमाउंट से, 1500 से। देखिए जी कि आप June 30 पे जाके अगर इसी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है, 2002 पे। अब देखिए जो आपने एडवांस 1500, ये जो 1500 है ये आपने पे तो करना है ना, कब पे करना है, इसी ईयर के June 30 पे जाके। तो वहां पे एक तो ये पे हो जाएगा 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, और बाकी 4 मंथ्स का इंटरेस्ट पे हो जाएगा, जो कि हमने टाइमलाइन पे एरो की हेल्प से शो करवाया था। ये देखिए मैं दोबारा यहाँ पर शो करवाता हूँ कि 4 मंथ्स का इंटरेस्ट ये पे होगा जून पे जाके, और 2 मंथ्स का जो आपने ये एडवांस लिया था ये पे हो जाएगा। तो इन इसका टोटल करेंगे तो ये 6 मंथ का इंटरेस्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आप इंटरेस्ट पेएबल वही 2 मंथ्स का जो आपने एडवांस रिसीव किया था पे कर रहे हैं, तो ये लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो रिडक्शन इन लायबिलिटी डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट पेएबल आपका डेबिट हो गया। और 4 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस चूंकि डेबिट नहीं हुआ था, यानी कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो और ये जब रिकॉर्ड किया जा रहा है उसी वक्त पे किया जा रहा है, इसलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 3000 से। अब ये 3000 कैसे कैलकुलेट हुआ है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, और इससे अमाउंट मिली आपको 1 साल की। हमें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए, 4 मंथ्स का, इसलिए इसको अगेन मल्टीप्लाई किया 4 के साथ और डिवाइड किया 12 के साथ, तो 3000 आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि ये 3000 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर दूं, June 30, 2002 को 2 ट्रांजैक्शन आपकी होनी है। एक इस 1500 का जो एडवांस इंटरेस्ट रिसीव किया था इसको पे करने की ट्रांजैक्शन, वो क्या होती, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट 1500 से। दूसरी क्या होती, ये 4 मंथ का इंटरेस्ट एक्सपेंस जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी वक्त पे कर रहे हैं, वो होती इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट।
हमने दो ट्रांजैक्शन अलग अलग पास करने की बजाय एक सिंगल कंपाउंड ट्रांजैक्शन यहाँ पास कर दी है, ये रिकॉर्ड कर दी है। अगर किसी की ट्रांजैक्शन अलग अलग लिखनी है तो वीडियो आप जो है वो कह लीजिए कि रिवाइंड करके और पास करके जो मैंने ट्रांजैक्शन दोनों बोली है वो रिकॉर्ड करके समझ भी सकता है दोबारा इसको। अच्छा, अब अगेन ये वो कह लीजिए कि बॉन्ड का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, ये केस एक और आ रहा है कि अब बॉन्ड इशू किया जा रहा है अप्रैल 1 को, जैसा कि पहले हमने अज्यूम किया था मार्च को, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कब इशू किया जा रहा है, अप्रैल को। ठीक है, लेकिन जिस डेट को इशू किया जा रहा है वही डेट इसकी इंटरेस्ट पेमेंट की है। प्लीज माइंड में रखिएगा केस, इससे पहले जो हम केस डिस्कस करते आ रहे थे वहां हम ये अज्यूम कर रहे थे कि इंटरेस्ट पे होगा जून 30 को और दिसंबर 30 को, जबकि इस वाले केस में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि इंटरेस्ट कब पे होना है, अप्रैल 1 को और अक्टूबर 1 को, कि हर साल कब इंटरेस्ट पे होता है इस बिजनेस में, इस केस में अप्रैल 1 को और अक्टूबर 1 में। ये माइंड में रखिएगा प्लीज। पहले जो केसेस थे वहां इंटरेस्ट पे हो रहा था जून 30 पे, कि जनवरी से लेकर जून तक 6 मंथ, फिर जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 30 तक 6 मंथ। जबकि इस वाले केस में क्या है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पे कर रही है ऑन एवरी अप्रैल 1 एंड अक्टूबर 1। तो ये आपने माइंड में रखना है। दूसरा केस क्या है कि इस कंपनी का जो ईयर है वो एंड होता है दिसंबर 31 को, यानी कि ये बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया करेगा कब, हर दिसंबर 31 को। अब इसके मीनिंग क्या होते हैं, इसकी मीनिंग ये होते हैं कि जब बिजनेस यहाँ दिसंबर में चलकर अपनी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा तो इनकम स्टेटमेंट में उसे अपने रेवेन्यू और एक्सपेंस को लिखना है, और इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस होता है। यहां पर अक्टूबर 1 को आपने इंटरेस्ट पे तो कर दिया होगा, रिकॉर्ड भी किया होगा और पे भी किया होगा, लेकिन व्हाट अबाउट अक्टूबर 1 के बाद नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि पेमेंट डेट देखी जाए अक्टूबर 1 की है तो अक्टूबर का कंप्लीट मंथ रहता है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस का, नवंबर का कंप्लीट मंथ भी रहता है और दिसंबर का भी रहता है। अक्टूबर 1 को पे हुआ है ना, लेकिन अक्टूबर का इंटरेस्ट अभी इनकर तो नहीं हुआ, तो अक्टूबर 1, नवंबर 2 और दिसंबर 3, तो ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे देखा जाए तो वो आपका अकर तो हो रहा है लेकिन पे नहीं हो रहा। तो पॉइंट कैचिंग यहाँ पे क्या है कि आप इन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस बॉन्ड्स का रिकॉर्ड करेंगे लेकिन पे नहीं करेंगे। यू नो कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर देते हैं आप लोग। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्या कर देते हैं, क्रेडिट। कितने मंथ्स की अमाउंट से, 3 मंथ्स की अमाउंट से। फिर आगे जब अप्रैल आएगा उसमें इन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे, और साथ ये पेएबल डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे। अभी हम क्वेश्चन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी नोट्स पेएबल वाले केस में इसको कंसीडर किया। अच्छा, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड वही है जो हमने कह लीजिए कि पहले देखा था 4.8% इंटरेस्ट रेट वाला, तो ये दोबारा यहाँ केस आ रहा है जी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कह लीजिए कि एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको क्लियर ना हुआ हो। सपोज कर लें कि एक मंथ की अमाउंट बनती इंटरेस्ट एक्सपेंस की $1000। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1 लाख रुपए के आपने सपोज बॉन्ड इशू किए और 12% होता है इंटरेस्ट रेट। 1 लाख का 12% लेते तो ये बनता 12,000। और सपोज कर लें एक मंथ का इंटरेस्ट जो है वो बनता है कितना, 1000, क्योंकि 12,000 को जब 12 पे डिवाइड करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस मिलता 1000। अब सपोज कर लें कि आपने जो है वो बॉन्ड इशू किए थे किसी भी डेट पे, यहाँ पे जनवरी 1 को लगा रहे हैं, तो जब जनवरी 1 को आपने बॉन्ड इशू किए तो आपने ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड की, कैश डेबिट 1 लाख रुपए से और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट 1 लाख रुपए से। ओके फाइन, डन हो गया। और यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि आपने अगर एडवांस कैश रिसीव किया होता है इन 3 मंथ्स का तो वो भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 मंथ्स का कैश कितना रिसीव किया होता आपने, 3000।
तो आपका फिर कैश कितना डेबिट होता, कैश 1,03,000 से डेबिट हो जाता और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट हो जाता। ये तो वो केस था जब बॉन्ड इशू किया जाता अदर देन इंटरेस्ट डेट। अब दूसरे केस से और इसको आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। अब अज्यूम कर लें कि बॉन्ड इशू किए गए हैं कब, अब आपने बॉन्ड इशू किए हैं सपोज कर ले अप्रैल 1 को। कब इशू किए हैं जी, अप्रैल 1 को। ये जो यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट अप्रैल 1, तो इस डेट को आपने बॉन्ड इशू किए। अगेन कितनी अमाउंट के बॉन्ड इशू किए हैं, 1,00,000 रुपए के, और इंटरेस्ट रेट क्या है 12%। और आपके जो बॉन्ड है ये पार वैल्यू पे ही ट्रेड हो रहे हैं, पार वैल्यू पे ही क्या हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। तो आपका यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाती, कैश डेबिट और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी, 1,00,000 रुपए से। किस डेट पे इशू किए, अप्रैल 1 पे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अप्रैल 1 को अगर आप बॉन्ड इशू करें पार वैल्यू पे 1,00,000 रुपए के 12% इंटरेस्ट रेट पे, तो यहाँ ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होती, कैश डेबिट 1,00,000 रुपए से और बॉन्ड्स पेएबल क्रेडिट 1,00,000 रुपए से। आप लोग पास करके साथ साथ लिख भी सकते हैं कि अप्रैल 1 को ट्रांजैक्शन क्या हो रही है। फिर उसके बाद जब 6 मंथ कंप्लीट होते सितंबर 30 पे जाके, तो आप इंटरेस्ट कब पे करते, अक्टूबर 1 को। कब पे करते, अक्टूबर 1 को। ये सपोज कर ले कि ईयर है ये 2002, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000, यहाँ से आंसर आता 12,000। ये 12,000 जो है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है 12 मंथ्स का। हमें कितने मंथ्स का चाहिए, ये जो बीच वाले 6 मंथ है इनका चाहिए। तो 12,000 को मल्टीप्लाई 6 से करते, डिवाइड करते 12 के साथ, तो अमाउंट आती 6,000। ये 6,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस में यहाँ रिकॉर्ड कर देता। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस की, वही जो पहले करते हैं, क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 6,000 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट अमाउंट क्या होती जी, 6,000। अच्छा, ये तो यहाँ पे कर दिया। अब अक्टूबर का मंथ भी गुजर गया, नवंबर का मंथ भी गुजर गया, दिसंबर का मंथ का लास्ट डेट आ गई उसकी दिसंबर 31। आप जरा सोचिए कि दिसंबर 31 पे क्या आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों, इसलिए कि आपको पता है कि इंटरेस्ट पे होना है 2 डेट्स पे, पूरे साल में 2 टाइम पे होना है। और वो डेट्स कौन कौन सी हैं, या अप्रैल 1 को पे होना है या वो अक्टूबर 1 को पे होना है। दिसंबर को तो इंटरेस्ट पे नहीं होना। तो लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट ये आ रहा है कि यहाँ पे आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है। जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो उसमें मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें क्या कर देना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अब देखा जाए तो बॉन्ड आपने यहां इशू किए थे अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 से लेकर अक्टूबर 1 तक का तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो बॉन्ड्स का है इस साल का वो तो लिखा जा चुका है 6,000। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ आपको नजर आएगा। क्यों नहीं लिखा हुआ नजर आएगा, इसलिए क्योंकि पे नहीं हो रहा दिसंबर 1 को, दिसंबर 31 को। लेकिन क्या 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अकर हो चुका है, यस अकर हो चुका है। अब आपको याद होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर याद कर ले, एक्रूवल को देख ले, रियलाइजेशन को देख ले, वो क्या कहता है कि अगर एक्सपेंस आपका इन 3 मंथ्स का अकर हो चुका है तो उसे क्या कर देना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट। आपने इंटरेस्ट पे किया हो या ना किया हो, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैं यहाँ पे कैश पे नहीं कर रहा, लेकिन रिकॉर्ड तो करूंगा ना। एक्रूवल अकाउंटिंग यही कहती है कि चाहे आपने कैश पे किया हो या ना किया हो, आपको इसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड तो करना है, आपको वो इवेंट रिकॉर्ड करना है, आपको वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी तो है। दैट्स वाई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का यहाँ पर 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, ये जो मैं जहाँ पे मेरा पॉइंटर रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, इस वाले टाइम पीरियड का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बनेगा, 3 मंथ्स का 3,000। कितना बनेगा जी, 3,000, क्योंकि एक मंथ का अगर 1,000 है तो 3 मंथ्स का 3,000। ट्रांजैक्शन क्या होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट दिसंबर 31 पे। ठीक है,
तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड एडजस्टिंग एंट्री थी चैप्टर 4 में, ये वो एडजस्टिंग एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, अमाउंट कितनी है 3000। अब ये दिसंबर का पीरियड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2003 का जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, 3 मंथ्स ये बन गए। 2003 के जनवरी, फरवरी और मार्च के ये 3 मंथ्स पूरे हो गए। अब जैसे ही अप्रैल 1 आएगा, बताइए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कौन सा? एक ये 3 मंथ्स का और एक इन 3 मंथ्स का, जो पिछले साल के 3 मंथ्स है इनका पे करना होगा 3000, और एक 3000 जो ये 3 मंथ्स है इनका पे करना होगा। तो पहले देखते हैं इन 3 मंथ्स का कैसे पे होगा। क्या पे करना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इन 3 मंथ्स का, जो ये मेरा कर्सर यहाँ बार बार रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, इनकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, अमाउंट होगी 3000। और इसी डेट पे आपने ये जो पेएबल यहाँ बनाया था इंटरेस्ट पेएबल, वो भी पे कर देना है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन क्या हुई थी आप देख ले अपने कागज पे, जो आपने पेज पे लिखा होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 3000। यही इंटरेस्ट पेएबल जो यहाँ पे क्रेडिट आपका 3000 हुआ होगा, वो आप यहाँ पे कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो अप्रैल 1 को बेसिकली आपकी 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है इंटरेस्ट की। एक क्या होनी है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 3000 से, दूसरी क्या होगी? इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट 3000 से। इसी की कंपाउंड ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड की जा सकती है अप्रैल 1 को। वो क्या? इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 3000, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 3000 और कैश क्रेडिट 6000। तो ये बेसिकली यहाँ पे केस था जो कि हमने पहले एक क्वेश्चन नोट पेएबल का जब प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे डिस्कस किया था। अब बॉन्ड्स वाले केस में भी आ गया, तो हमने कहा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज ये जो क्वेश्चन की अमाउंट्स, डेट्स, परसेंटेजेस, ट्रांजैक्शंस जो मैंने बोली हैं, ये आप पास करके इस वीडियो को, लेक्चर को बार बार वहां पर सुन भी सकते हैं और पेज पे लिखें जरूर, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। इसके बाद हमारे पास केस आ जाता है जी, हमने कहा कि अगर हमने देखना हो कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो बेसिकली ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका जो होता है एक्चुअली जो आपको अफेक्ट कर रहा होता है, जितना आप बेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, नोट्स पेएबल का केस है वही, बॉन्ड्स पेएबल की बजाय हम नोट्स पेएबल का वर्ड यूज करते रहते हैं। ठीक है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन केस क्या है कि ये अमाउंट नोट्स पेएबल से रिलेटिवली कम इशू की जाती है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड बिलियंस रिक्वायर्ड थे, यहाँ होता है कि लाख, 2 लाख, 4-5 लाख इस तरह की अमाउंट रिक्वायर्ड हो। इसलिए एक कंपनी जो होती है वो डायरेक्टली एक बैंक से बारो कर लेती है। ट्रांजैक्शन इसकी भी वही होगी, कैश डेबिट और नोट पेएबल क्रेडिट। इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन भी इसकी वही होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, ये सेम उसी तरह से उसी पैटर्न पे आपके पास ब्रीफ एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चंस हैं। जैसे हमने बॉन्ड्स की प्रैक्टिस की है वैसे ही देखिए इसकी भी पेमेंट्स आ रही है। सिर्फ जिस जगह बॉन्ड्स पेएबल लिखा नजर आता है उस जगह हम नोट्स पेएबल का टाइटल यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर जो चार्ट नजर आ रहा है वो है इंस्टॉलमेंट नोट्स पेएबल, कि कुछ आपने नोट्स पेएबल या कुछ लोन्स ऐसे लिए होते हैं कि जिनको इक्वल इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में आपने रिटर्न करना होता है। अब उसमें क्या है, प्रिंसिपल की अमाउंट आपकी इक्वल रहती है। ये आपको जो पर्पल कलर से यहाँ पर बार शो हो रहा है, दैट शोज द प्रिंसिपल पेमेंट। यू कैन सी हियर कि वो अमाउंट आपकी स्टेटेड है, फिक्स है, और जबकि इंटरेस्ट की पेमेंट क्या हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। रीजन ये है कि ईयर फर्स्ट में जब आप ये प्रिंसिपल और प्लस ये इंटरेस्ट पे करते हैं, ये आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। जब आप ये इंस्टॉलमेंट पे करते हैं टोटल, तो उसके साथ इतना प्रिंसिपल भी पे हो जाता है। ये जहां मेरा पॉइंटर शो हो रहा है, ये आपका बेसिकली प्रिंसिपल की पेमेंट को शो करता है। तो जब ये प्रिंसिपल आपका पे आउट हो जाएगा तो टोटल अनपेड लोन की जो अमाउंट आपकी वो कम हो जाएगी, तो इसलिए इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। सपोज आपने 5 लाख लोन लिया था, 1 लाख रुपए आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उस 1 लाख में 80,000 अगर प्रिंसिपल था, तो दैट शोज कि जो 80,000 की अमाउंट है वो आपकी प्रिंसिपल में से माइनस हो गई है 5 लाख में से। तो नेक्स्ट ईयर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 4,20,000 पे कैलकुलेट होगा, 5 लाख पे कैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए आपका यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस देखें तो रिड्यूस हो रहा है।
हम यहाँ पर इसकी अभी एक चार्ट के थ्रू एग्जांपल देखेंगे। इसमें क्या होता है कि आपकी नोट्स पेएबल की जो प्रिंसिपल की जो पेमेंट्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती, रादर ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। आज आप मिजान बैंक का हाउस फाइनेंसिंग पैटर्न देखिएगा, वहां पे वो 30 साल का अगर आप हाउस फाइनेंस करवाएं तो आपको नजर आएगा कि ये पेमेंट्स आपकी कुछ में फिक्स रहती हैं और कुछ में आपकी ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती हैं। खैर, ये हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है ये करते हैं। ये जो मॉर्गेज नोट्स होते हैं इन्हें मॉर्गेज लोन भी कहा जाता है। मॉर्गेज की टर्म यूज होती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म लोन लें किसी बैंक से या किसी कंपनी से कहीं से भी, और आप उसके लिए अपना एक कोलैटरल या गारंटी के तौर पर एसेट, कोई घर, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड है वो प्लेस कर दे, तो अगर लैंड या बिल्डिंग को कोलैटरल के तौर पर आप प्लेस करवा दे किसके पास, बैंक के पास, और तब आप लोन ले तो उसे हम कहते हैं मॉर्गेज लोन। उसे मॉर्गेज नोट का नाम भी दिया जाता है कि अगर वो पर्सन जिसने आपसे लोन लिया हो वो डिफॉल्ट कर जाए तो फिर क्या होता है, वो अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर आप उसकी बिल्डिंग को या उसकी लैंड को सेल करके अपने लोन की अमाउंट को रिकवर करते हैं। ठीक है, इसी केस को हम प्रॉब्लम 10.4 है, ये मैं क्वेश्चन कह लीजिए कि आप रीड कर सकते हैं इसको जरा शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपको समझ आ सके, मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो 30 साल का उन्होंने कह लिए साइन किया है लोन, और कितनी अमाउंट ली है लोन की, 10,80,000 रुपए। आप देख सकते हैं कि टेबल में ये 10,80,000 रुपए अनपेड बैलेंस इशू डेट पे आ रहा है, यानी कि अभी आपने लोन लिया है तो आपका जो मॉर्गेज टेबल बनेगा जिसे हम अमोर्टाइजेशन टेबल भी कहते हैं, उसमें टोटल प्रिंसिपल वही होगा जितना आपने लिया हुआ है, जितना लोन लिया हुआ है 10,80,000 रुपए। ठीक है, और उसमें कहता है 12% इंटरेस्ट रेट है, एक मंथ का कितना बनता है 1%। ठीक है, और ये 360 मंथ्स में फुली अमोर्टाइज हो जाएगा डेफिनेटली। अगर हर मंथ पेमेंट होनी है तो 30 ईयर में कितने मंथ्स आने हैं, 360 मंथ आने हैं, कि 30 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स तो कितने बन गए 360 मंथ। हर मंथ कितने परसेंट ट्रस्ट पे होना है, 1% ट्रस्ट पे होना है। अब अगर हमें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने का बोला जाए तो वो शेड्यूल कुछ इस तरह का बनता है। सबसे पहले ईयर आ जाता है, टाइम पीरियड आ जाता है, ये टाइम पीरियड आ गया जी। उसके बाद पेमेंट डेट आ जाती है, फिर आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाती है। ये जो मंथली पेमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हर साल क्या होती है, इक्वल होती है, सेम रहती है। ये 360 मंथ्स तक आप देखेंगे ये इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है मंथली पेमेंट ये यही रहेगी 11,110, हर साल यही अमाउंट कंटिन्यू रहेगी आपकी। अब ये जो आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, इसी इंस्टॉलमेंट में आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे होते हैं और साथ साथ प्रिंसिपल भी पे करते हैं, यानी कि हर मंथ जो आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा और उसमें प्रिंसिपल भी होगा। तो उस प्रिंसिपल को अगर टोटल में से माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग प्रिंसिपल बच जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। सपोज आपने ये जो लोन की अमाउंट है ये 10,80,000 रुपए ये शो हो रही है, ये आपने ले लिया 2011 के सितंबर 1 को, तो यहाँ इशू डेट है सितंबर 1 2011। कितना लोन लिया है, 10,80,000 मैंने रिपोर्ट कर दिया। अक्टूबर 1, सितंबर के बाद एक मंथ कब कंप्लीट हो रहा है, जाके अक्टूबर 1 को। तो अक्टूबर 1 को जाकर जब ये मंथ कंप्लीट होता है तो कितनी आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 11,110। प्लीज ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है, इसलिए परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इससे आपने। तो 11,110 आपने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिख दी, और मैंने ये बताया कि ये हर मंथ में सेम रहेगी। आप मिजान बैंक का किसी बैंक का भी चेक करेंगे आपको वहां पर ये अमाउंट सेम नजर आएगी। अब इसी अमाउंट को बाइफरकेट करना है, हमने सेग्रीगेट करना है, यानी कि इस मंथली पेमेंट में से दो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन सी, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस की और एक प्रिंसिपल जो पे कर दिया गया है, प्रिंसिपल पेड भी कहते हैं इसे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें इंटरेस्ट भी है, ये जो जहां मेरा कर्सर है पॉइंटर है 11,110 में क्या है, इंटरेस्ट की अमाउंट भी है और प्रिंसिपल की अमाउंट भी है। तो पहले हम इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितने परसेंट है एक मंथ का जी, 1%। और इंटरेस्ट किसका पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे होता है प्रिंसिपल का। कितनी प्रिंसिपल की अमाउंट है, लोन की अमाउंट कितनी, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है पॉइंटर, 10,80,000। तो 10,80,000 का 1% लें आप
तो वो बनता है 10,800। तो 10,800 क्या है? इंटरेस्ट है। पहली इंस्टॉलमेंट जब आप पे करते हैं उसमें इंटरेस्ट कितना है? 10,800। 11,110 में से इंटरेस्ट कितना है? 10,000। रिमेनिंग क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड किया? 11,110 माइनस 10,800, माइनस क्या कर दिया उसमें से? 10,800। तो आप देखिए आंसर क्या आ रहा है? 310। इट मींस ये जो 11,110 पे किया है इसमें 10,800 इंटरेस्ट एक्सपेंस है और 310 क्या है? इसमें प्रिंसिपल की पेमेंट हो रही है। अब ये प्रिंसिपल पे हो गया है, ये लोन की पेमेंट हो गई है। कितना लोन था? 10,80,000। 10,80,000 में से कितना पे कर दिया? 310 फर्स्ट मंथ में। तो 310 माइनस हो जाएगा किस में से? 10,80,000 में से। जब ये 310 इसमें से माइनस होता है तो ये रिमेनिंग प्रिंसिपल आपका है 10,79,690 1,079690 मिलियन। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल लोन की वो अमाउंट है जो अभी पे होने वाली रहती है। अब देखिए सेकंड मंथ नवंबर 1 में अगेन आपने ये इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होना है? 1%। यह 1% अब किसका कैलकुलेट होगा? ये 10,79,690 का। प्लीज नवंबर के लिए 1% जो इंटरेस्ट है ये 10 लाख और 80 का कैलकुलेट नहीं करना। किसका कैलकुलेट करना है? जो लोन अभी पे होने वाला रहता है। अभी कितना पे होने वाला रहता है? 10,79,690। तो इसलिए इसका लेंगे 1%। जब इसका 1% लेंगे तो बनता है 10,797। तो अगेन इस 11,110 में से ये 10,797 माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल आ जाता है 313। तो ये आपका अब 313 माइनस कर दिया किस में से? 10,79,690 में से। तो आंसर आता है ये 10,79,377। सो ऑन। हर मंथ में जितनी रिमेनिंग अमाउंट होगी लोन की उसका 1% इंटरेस्ट हो जाया करेगा। वही इंटरेस्ट मंथली पेमेंट से माइनस होगा तो प्रिंसिपल आता जाएगा और वही प्रिंसिपल अनपेड अमाउंट में से माइनस होता जाएगा तो आपकी रिमेनिंग लोन की अमाउंट मिल जाएगी। यहाँ पे केस देखिए, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस देखिए क्या होने जा रहा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डिक्रीज होने जा रहा है और जबकि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? वो इंक्रीज हो रही है। इस टेबल को जब आप कंप्लीट करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस टेबल को 360 मंथ्स तक कंप्लीट करें, कि 360 मंथ्स तक इसकी कैलकुलेशन आप कंप्लीट करें और ये आपकी फिर असाइनमेंट भी बन जाएगी। ये आप असाइनमेंट बनाकर मुझे, आपके पास ईमेल एड्रेस है वहां सेंड भी कर देंगे कि इसके 360 मंथ्स तक आप इसकी पेमेंट कंप्लीट करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ भी आ सके। आप जब बनाएंगे टेबल आप तो आपको वहां समझ आएगा कि इसके प्रिंसिपल की पेमेंट हर साल, जो प्रिंसिपल की अमाउंट है ये इंक्रीज होती जाएगी। ये वाला 310 से 313 हो गया। जो थर्ड मंथ दिसंबर होगा ये अमाउंट और इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्रेजुअली ये प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा और ये इंटरेस्ट कम होता जाएगा। यही रीजन है कि जो बैंक्स होते हैं ये आपको शुरू में ऑप्शन नहीं देते कि आप अपना लोन शुरू वाले मंथ्स में ही रिटर्न कर लें और आधर उस पर पेनल्टी इंपोज करते हैं ज्यादा। वो क्या होता है कि बिजनेस बैंक का यही होता है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट सिक्योर करें। इसलिए बहुत सारे पर्सन जो होते हैं परेशान होते हैं कि हमने तो 11,000 पे कर दिया जबकि एक्चुअल इंटरेस्ट उसमें कितना था? 10,000, बाकी सिर्फ 310 था उसमें प्रिंसिपल। चूंकि बैंक का मेजर बिजनेस ही इंटरेस्ट है तो इसलिए वो करता क्या है कि अपना मेन जो रिटर्न है, अपना जो ऑपरेशन है वो पहले सिक्योर कर रहा है। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये बैंक के लिए रेवेन्यू है, इसलिए बैंक यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादा पोर्शन ले रहा होता है। फिर जैसे जैसे आप प्रिंसिपल पे करते हैं तो वैसे वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता जाएगा। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस कम मिलेगा आपको ग्रेजुअली और ये प्रिंसिपल पेमेंट इंक्रीज होती जाएगी। इसी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें उसने कहा हुआ है हमें कि एक्सप्लेन करें इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रिंसिपल पेमेंट की रिडक्शन क्या चेंज हो रही है। ये हमने डिस्कस कर लिया। वो कहता है कि ये और ये वेरी करते हैं, यस वेरी करते हैं। पार्ट ए में उसने कहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रिंसिपल जो रिडक्शन है एक दूसरे के साथ चेंज हो रही है कि नहीं? बिल्कुल हो रही है। क्यों? इसलिए कि शुरू में आपका प्रिंसिपल अनपेड ज्यादा होता है, फिर ग्रेजुअली वो कम होता जाता है तो आपकी फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट भी कम होती जाती है।
और उसी वजह से आपकी जो प्रिंसिपल पेमेंट की अमाउंट है वो ज्यादा होती जाती है। ठीक है, ये पार्ट इसका फर्स्ट था। बी पार्ट उसने कहा हुआ है कि इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। बहुत ही ईजी है जी, ये देखिए ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको पता है एज यूजुअल डेबिट होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो वो देखिए 10,800 अमाउंट थी इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया। कैश पे किया, कैश क्रेडिट हो गया। कितना कैश पे किया था, 11,110। बाकी क्या था, आपने एक्चुअल प्रिंसिपल पे कर दिया। तो यहाँ आप लिख सकते थे प्रिंसिपल पेड या नोट पेएबल या बॉन्ड पेएबल, जो भी ये थी अमाउंट जो कि नोट पेएबल की होती है, नोट पेएबल लिख देते हैं। तो 310 प्रिंसिपल पे हुआ, 310 से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई तो वो डेबिट हो गया। सो ऑन आप हर साल जो जो आपकी हर मंथ में ट्रांजैक्शन होगी आप यही ट्रांजैक्शन करते जाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, नोट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, सिर्फ ये अमाउंट चेंज होती जाएंगी क्योंकि हर मंथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की अमाउंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सी पार्ट वो है जो मैंने आपको असाइन कर दिया है। सी पार्ट मैंने क्या कहा था कि आप लोग इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो उसने कहा हुआ है कि आप इसको अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक, यहाँ पे आपको ये सोल्यूशन इसका सामने नजर आ रहा है कि देखिए प्रिंसिपल पेमेंट मंथली वही रह रही है। इंटरेस्ट की पेमेंट देखिए हर साल क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है ग्रेजुअली। यहाँ 800 था, यहाँ 791 पे आ चुकी है। और प्रिंसिपल देखिए आहिस्ता 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 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। प्लीज ये टेबल आप कंप्लीट कीजिएगा। चले 360 तक नहीं कर सकते तो एक साल तक कर लें, 12 मंथ्स तक कर लें, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस होती हुई नजर आए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो कह लीजिए कि हमारे पास ये पार्ट डी क्या है। पार्ट डी सी क्वेश्चन क्या है, विल एनी अमाउंट्स रिलेटिंग टू दिस 30-year मॉर्गेज बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज इन क्विक ल्यू टू December 31st 2011 बैलेंस शीट, एक्सप्लेन बट यू नीड नॉट कंप्यूट एनी एडिशनल डॉलर अमाउंट। कहता है कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताइए कि क्या कोई अमाउंट आपकी लायबिलिटी में आएगी। बिल्कुल आएगी। ये देखिए जरा, ये December 1st को आपने पे कर दिया है, लेकिन दिसंबर से लेकर December 30th तक की अमाउंट जो है वो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की आएगी कि नहीं आएगी, ये आपने कब पे करनी है। ये जो अमाउंट आ रही है ये आप पे कब करेंगे, 10,791, ये जनवरी 1st को पे करेंगे। आप जरा सोचिए ये अमाउंट किस मंथ की होगी जो जनवरी 1st को पे कर रहे हैं, ये दिसंबर के मंथ की अमाउंट होगी। तो दिसंबर का मंथ एंड कब होता है, December 30th को। अब December 30th को आपने बैलेंस शीट बनानी है, December 30th को ये पे नहीं हो रहा, पे तो हो रहा है जनवरी 1st को। इसलिए December 30th पे ये अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, वहां पर लाइबिलिटी शो होगी। ये भी आपकी लाइबिलिटी शो होगी, ये भी आपकी लाइबिलिटी शो होगी। तो यस, वो जो उसका है वहां पर के रिक्वायरमेंट क्या क्या कोई अमाउंट आपकी अनपेड शो होगी। उसने कहा अमाउंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता दे यस अमाउंट शो होगी, इसलिए कि जो जनवरी 1st की अमाउंट है वो दिसंबर की अमाउंट थी, December 31st की अमाउंट है, तो वो पे होनी जनवरी में जाकर, इसलिए वो अनपेड है। तो प्लीज यहाँ तक जो डिफरेंट टाइप के केसेस आ सकते थे हमने वो ट्राई किया है इन सॉल्व करने की, समझने की। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको वो क्वेश्चन कह लीजिए कि व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी कर दूंगा, ताकि आप उसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूँ उनको प्रैक्टिस करें। लेकिन बिफोर दैट आई मस्ट रिक्वेस्ट यू टू कह लीजिए कि कह लीजिए कि कैप्चर ऑल द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड और कवर्ड इन दिस चैप्टर। आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक सामने रखें और जितनी भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो भी मैं कोई आपको वैल्यू बताता हूँ उसको पेज पे लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। फिर देखिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैं आपको करूँ वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।